मौली पाटिल फिर से एक बार हमारे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने ऑलरेडी मिस क्रॉप्स का हमने देखा है, ग्रामीण फैमिली से जितने भी क्रॉप्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने देख लिए और एक टेस्ट भी कंडक्ट की थी। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा खासा स्कोर है स्टूडेंट्स का, बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा स्कोर है कि बस एक 8 9 10 इसके बीच में है। ठीक है ना? जो भी स्टूडेंट्स 15 एंड अबव है उनके लिए अच्छा है, मीन्स उसका जो भी प्रिपरेशन है वो ठीक तरह से चल रहा है। बट जिनका भी स्कोर 10 प्लस आ रहा है या फिर 15 से कम आ रहा है उनके लिए थोड़ा प्रिपरेशन में बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है ना गाइस? टेस्ट लेने का मोटिव भी यही था कि बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। ठीक है ना? अब आपने यहाँ पर पैसे पे किए हैं ना क्लास में, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपका प्रिपरेशन भी वैसा ही होना चाहिए। या फिर पैसे देने के बाद में प्रिपरेशन शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसा तो नहीं ना, करना तो पड़ेगा आपको, राइट ना? जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे उसमें से ही क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के बाहर बाहर का नहीं था। तो जस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको भाई, जस्ट थोड़ा और प्रिपरेशन बढ़ा लीजिए। ठीक है ना? ज़्यादा डीप में भी मत पढ़िए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स के इसके पहले कुछ क्लास थे जिसमें मैंने बोल्ड करना छोड़ दिया था, बट अब से मैं क्या करने वाला हूँ क्लास में आपको बताने वाला हूँ जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना? तो उतने ही पॉइंट आपको देखने हैं ज़्यादातर, बाकी के सिर्फ स्टडी करने, जस्ट रीड आउट करने हैं। ठीक है ना? डॉक्यूमेंट बड़ा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आपको रटनी है। जो चीज़ें रटनी है मैं उसको वो चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट में बोल्ड करके आपको बता दूंगा। ठीक है? जस्ट वीडियो देखिए अच्छी तरह से, जो चीज़ें समझ में आती है वो समझ के लीजिए। ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि समझ में आने के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है। जैसे कि वैराइटीज़ जो होती है वो साइंटिफिक नेम, उनकी फैमिली, जो कि वर्ड्स जो होते हैं वो ध्यान में नहीं बैठते। ठीक है ना? उसको रटना ही पड़ेगा या फिर अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ तो भी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार स्टडी कीजिए। ठीक है ना? स्मार्ट वर्क कीजिए, ज़्यादा हार्ड वर्क मत कीजिए। ठीक है? और जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो ज़्यादा तो मीन्स फैक्चुअल थे। ठीक है ना? आपको सोचने को लगाने वाले क्वेश्चन थे। उसमें से जस्ट 50% क्वेश्चन कुछ सिंपल टाइप के थे, बट अदर जो थे वो आपको सोचने को मीन्स क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। ठीक है ना? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि फैक्चुअल थे, क्योंकि जो मैंने पेपर देखा था आपका मीन्स ना, बायोलॉजी का पेपर मैक्सिमम तो मैं देखता हूँ, बायोलॉजी एंड दूसरा कौन सा, इन्वायरमेंट। इन दो सब्जेक्ट्स के जो भी मैंने क्वेश्चन देखे थे उसमें देखा मैंने क्वेश्चन ईजी है। ठीक है ना? बट फैक्चुअल है। क्वेश्चन ऊपर ईजी होता है बट नीचे जो ऑप्शन होते हैं ना, मोस्ट कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन ही मैंने क्या किए थे इस पेपर में, ऑप्शन में ज़्यादातर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया था। ठीक है? अब उसमें से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। जो कंफ्यूज हो गए उनको क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी टेस्ट था वो टफ था। अब नेक्स्ट संडे को इससे ज़्यादा 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, उसमें इससे थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल टफ़ की रखूँगा। ठीक है? थोड़ी टफ़ रखूँगा डिफ़िकल्टी लेवल, और होगा उतना स्प्रेड कीजिए। ठीक है ना? जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास को है उनके भी साथ शेयर कीजिए, जो नहीं है उनके साथ भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बिल्ड किए जा रहे हैं, डिज़ाइन किए जा रहे हैं, वो बहुत सोच के किए जा रहे हैं। ठीक है ना? बहुत ही मीन्स जो पेपर आने वाला है ना इसी प्रकार का कुछ आ जाएगा पेपर। मे भी फर्स्ट टाइम ये सिलेबस आया है तो क्वेश्चन थोड़े इजी टाइप के रहेंगे, बट इतने भी इजी नहीं रहेगी कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है ना? एग्ज़ाम आप बहुत बड़ी एग्ज़ाम देने वाले हो तो पेपर भी उतना ही टफ होगा। चलिए बढ़ते आगे। तो आज का जो क्रॉप है वो आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखता होगा, है ना? कौन सा है? चिकपी का क्रॉप आज हम क्या करने वाले, देखने वाले। चिकपी का मतलब क्या होता है तो अच्छी तरह से आपको पता होगा। ठीक है ना? आप खाते होगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। टोटल 2 टाइप्स के चिकपी होते हैं। ठीक है? टोटल 2 टाइप्स के चिकपी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट वन कौन सा है तो देसी टाइप का होता है। ठीक है ना? जिसको हम देसी ग्राम बोल सकते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम का कौन सा है, सिसर एरिटेनम। ठीक है ना? सिसर एरिटेनम, यहाँ पर आई बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, काबुली टाइप का, जो कि बड़े टाइप का होता है और वाइट कलर का होता है। इसका जो कलर होता है वो पीला कलर होता है। ठीक है ना? पीला कलर होता है, इसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। और दूसरी चीज़ कौन सी, तो इसका साइज़ छोटा होता है, पीले कलर का होता है, कभी कभी ब्राउन कलर का भी होता है, कभी डार्क ब्राउन कलर का होता है ना? बट इसमें क्या आता है तो इसमें सिर्फ वाइट कलर का आता है। ठीक है ना? वाइट या फिर क्रीमी कलर का, है ना? ये 2 कलर में आपको ये देखने को
मिलेगा। अब इसमें कुछ डिफरेंस है, ये मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन किया है, ठीक है ना, वो लास्ट में देखेंगे। अब इसका फैमिली देखते हैं, इसका कुल क्या है। देखो भाई, इस बार जो डॉक्यूमेंट बिल्ड किया है, टीचिंग करते वक्त ही मैंने क्या किया, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने, बट यहाँ पर देखो क्रोमोसोम नंबर में चेंज है दोनों का जो क्रोमोसोम, अगर आपको स्पेशली पूछा जाता है कि भाई देसी ग्राम जो है, देसी ग्राम का क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो 14 से लेकर 16 इतना आता है, ठीक है ना। और अगर आपको बोला कि काबुली ग्राम जो होता है, ठीक है ना, वाइट ग्राम जिसको आप बोलते हैं, वाइट ग्राम भी बोल सकते हैं, उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है, तो वो 60 पूछा है, 60 होता है। और अगर जनरली आपको पूछा है कि भाई ग्राम या फिर कौन सा पीजन पी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, तो आपको क्या करना है, 14 से लेकर 16 करना है, ठीक है ना, जनरली। क्योंकि काबुली ज़्यादातर मीन्स काबुली का ज़्यादातर प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है। और हम जब भी ग्राम के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर देसी ग्राम के बारे में ही सोचते हैं। अगर जनरल में आपको गुणसूत्र नंबर या फिर क्रोमोसोम नंबर अगर पूछते हैं तो आपको क्या करना है, 14 से 16 करना है, 14 से 16। ओके, अब देखते हैं इसका फैमिली कौन से कुल से बिलोंग करता है, परिवार हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट किया है मैंने गूगल से। तो कुल जो होता है इसका, वो कुल कौन सा होता है, तो लेगुमिनियासी, ठीक है, कौन सा, लेगुमिनियासी। लेगुमिनियासी को ही दूसरा नाम कौन सा है, पैपिलोनासी। कौन सा है, पैपिलोनासी। और इसका गुणसूत्र नंबर जनरल में ग्राम का गुणसूत्र नंबर कितना है, 14 से लेकर 16 है, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर कहाँ पर मिस, इसका जो ओरिजिन है बहुत से बुक्स में अफगानिस्तान दिया है, ठीक है ना, पर्सिया, है ना। तो जैसे कि सुंदा का बुक, बट मुझे क्या, मैं दो नोट्स रेफ़र करता हूँ, एक बुक है उसको रेफ़र करता हूँ और उनको मिलाकर ये नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो वहाँ पर एक बुक में क्या दिया है, साउथ वेस्ट एशिया दिया है, ठीक है, और दूसरे में कहाँ दिया है, क्या दिया है, तो अफगानिस्तान दिया है। साउथ वेस्ट एशिया में क्या, तो तुर्की आपको पता है जहाँ पर हमारे वीट का ओरिजिन है, ठीक है। और किसी किसी बुक में क्या दिया है, तो अफगानिस्तान। अब मैंने इसको रेड क्यों किया है, तो अगर ऑप्शन में ये भी आता है और ये भी आता है तो प्रेफरेंस किसको देना है, साउथ वेस्ट एशिया को देना है। क्योंकि अगर आप गूगल पर चेक करोगे ना तो गूगल पर क्या दिया है, तो साउथ वेस्ट एशिया दिया है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, इसको प्रेफर कीजिए, इसको मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ बुक में दिया है बट नेट पे क्या दिया है, साउथ वेस्ट एशिया दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ओरिजिन देखिए हमने, इसका साइंटिफिक नेम देखा, फैमिली कौन से फैमिली से बिलोंग करता है ये भी देखा। देखो एक चीज़ मेंशन करने की रह गई, ठीक है, एक मिनट फिर पिछले साइड पे आता हूँ। देखो जैसे हमने कहाँ पर ग्रामीणी फैमिली में देखा था, ठीक है ना, उसके दो नाम थे, है ना। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो लेगुमिनेसी जो फैमिली है इसके भी दो नाम है, एक तो लेगुमिनेसी और दूसरा कौन सा, पैपिलोनासी। देखो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ग्राम इज बिलोंग टू द फैमिली, या फिर ग्राम किस कुल से होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और नीचे जितने भी ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें लेगुमिनियासी नहीं दिया होगा, ठीक है ना। ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए इसी प्रकार का मिस फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, ऑप्शन में आपको ज़्यादा घुमाया जाता है या फिर ऑप्शन में ज़्यादा आपको कंफ्यूज किया जाता है। ओके, तो देखो लेगुमिनियासी नहीं दिया होगा, वहाँ पर क्या दिया होगा, पैपिलोनासी दिया होगा। तो आपको क्या करना है, पैपिलोनासी करना है। इतने ध्यान ध्यान में रखो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि भाई दोनों में से एक किया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, दोनों भी करनी पड़ेगी आपको, दोनों भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये हमको नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, कभी भी एग्ज़ाम को चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कैसा भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा आ सकता है कि भाई सिलेबस के बाहर हो सकता है, ऐसा ऐसा मत बोलो कि भाई ऐसा नहीं होगा, बट हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपका प्रिपरेशन जो होने वाला चाहिए वो 100% होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए पीछे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो बेटा। आप कोई ऐसा मीन्स एजुकेशन या फिर स्कूल लेवल का कोई एग्ज़ाम, कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम नहीं है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको जो कॉम्पिटिटर है आपके पास, आपके साथ, उनको पीछे छोड़ना है, उनको पीछे डालना है। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आपको ज़्यादा दौड़ लगानी पड़ेगी। और दौड़ लगाने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास करने के लिए आपको ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट में मेंशन किए वो हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट फैमिली ध्यान में रखो, और ये चीज़ कौन सी है, नीचे की जो है ना ओरिजिन की, वो दो चीज़ें ज़्यादातर ध्यान में रखो, या यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, आप देखते हैं कुछ
चीज़ें या फिर कुछ फैक्ट्स जो कि ग्राम से रिलेटेड है, जो कि चने से रिलेटेड है ना, चना बोलते हैं उसको हिंदी में। ओके, ग्राम इज मेजर पल्स क्रॉप इन इंडिया फॉलोड बाय पिजन पी। देखो भाई, ग्राम जो क्रॉप है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है, और उसके बाद कौन सा लिया जाता है, तो पिजन पी, जिसको हम तूर बोलते हैं, ठीक है ना, मटर की फसल। ये देखो भाई, हिंदी में कुछ कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है, ठीक है ना, तो मैनेज कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान में रखिए। यहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसको दुरुस्त कीजिए, ठीक है ना, उसको ठीक कीजिए। ओके, देखो, जो ग्राम क्रॉप है इंडिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है, उसके बाद कौन सा लिया जाता है, तो पिजन पी लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कभी भी ग्राम देखो, उसको एक खट्टी टाइप, ठीक है ना, जो टेस्ट आती है, उसके लिप्स को भी आती है, मीन्स की पत्ते को भी आती है, और उसको जो फली होती है उसकी, ठीक है ना, उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना, जो जहाँ पर क्या चने लगते हैं, वो जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है कि खट्टा खट्टा लगता है। जब भी आप खाते हो ना उस वक्त खट्टा लगता है। वो खट्टापन कहाँ से आता है, ठीक है ना, खट्टापन कहाँ से आता है, आप देखते हैं। द सोअर टेस्ट ऑफ लीव्स एंड पॉड is due to presence of malic acid and oxalic acid। दो एसिड होते हैं, एक होता है मेलिक एसिड और दूसरा कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये दो एसिड की वजह से क्या होता है, ये जो खट्टी जो टेस्ट आती है किसको, उसके पत्ते को, और जो पॉड होता है जिसको हम फली बोलते हैं, बीज का पार्ट होता है, जो कि हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं या फिर जो प्रोडक्शन पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट क्यों आती है सोर, तो इस दो एसिड की वजह से। एक है मेलिक एसिड, दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत बार को एग्जाम में पूछा गया है। द सोअर टेस्ट ऑफ लीव्स एंड पॉड ऑफ ग्राम इज ड्यू टू, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर मेलिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड दिया होगा, या फिर दोनों भी दिए होंगे, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है भाई कौन सा एसिड है ऐसा जिसकी वजह से चने में जो खट्टी टेस्ट आती है वो क्यों आती है, या फिर उस कौन से एसिड से आती है, यह अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि उसका परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे। मेलिक एसिड कितना होता है ग्राम में, तो 90 से लेकर 96% इतना होता है, और ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है, 4 से लेकर 10% तक इतना होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान में मत रखो, बट एसिड का नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक बार हिंदी में पढ़ूँ। भारत में जो चना होता है ना, चना, एक मिनट, भारत में जो चना है, चना सबसे पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, अरहर, जिसको हम तूर बोलते हैं, ठीक है। पत्ते और उसकी जो फली होती है उसको खट्टापन क्यों आता है, तो दो एसिड है, एक है ऑक्जेलिक एसिड और दूसरा कौन सा है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कितना होता है, 90 से लेकर 96% होता है, और ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है, 4 से लेकर 10% इतना होता है। उसी वजह से उसको क्या, तो खट्टापन आता है, किसको, चने को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं ये जो क्रॉप है चना, वो C3 टाइप है, ठीक है। उसके बाद उसे लॉन्ग डे क्रॉप भी बोला जा सकता है। इसको जो फूल लगते हैं, तो फूल लगने के लिए और जो उसमें से क्या बोल सकते हैं, फलियाँ लगने के लिए जो टाइम लगता है, वो टाइम दिन का ज़्यादा लगता है, इसीलिए क्या, या फिर जो सनलाइट होती है, सूर्य प्रकाश जो होता है, ठीक है ना, सूरज की ओर से जो रोशनी आती है, उसका जो टाइम होता है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसको, ठीक है ना, इसके लिए क्या इसे बोला जाता है, लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है, ठीक है। अब इसको जहाँ पर भी फली आती है या फिर जहाँ पर भी जो आपका मीन्स प्रोडक्शन पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉड बोलते हैं, ठीक है ना। अब ग्राम के जो भी ग्रेन होते हैं, ठीक है ना, या फिर फ्रूट जो होता है, फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, तो पॉड बोलता है। अब जो हमारा ग्राम है उसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, तो 21.1% या फिर 21, ध्यान में रखो, बाकी का मत रखो, ठीक है। 21% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इसमें जो जर्मिनेशन है वो किस प्रकार का है, तो हाइपोजियल है। किस प्रकार का है, हाइपोजियल। अब इसके बारे में आप मत पूछो कि सर हाइपोजियल क्या होता है, इस पर मैंने स्पेशल क्लास ली थी, है ना, तो इसको ज़्यादातर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हिंदी में C3 पौधा है ये, और लंबे दिन का समय लगता है फ्लावर डेवलपमेंट के लिए या फिर फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो मीन्स प्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है, तो फली होता है, ठीक है। या फिर इसका जो फल होता है, फल को हम क्या बोलते हैं, इसके फली बोलते हैं। इसमें प्रोटीन कितना होता है, 21.1% होता है। और अंकुरन या फिर जो इसका जो जर्मिनेशन है वो किस प्रकार का होता है, तो हाइपोजियल टाइप का होता है। ओके, आगे चलते हैं।
अब देखते हैं क्लाइमेट किस प्रकार का लगेगा इसको, इसको जलवायु जो लगता है वो किस प्रकार का लगेगा। चिकपी इज अ विंटर सीजन क्रॉप, जैसे कि मैंने आपको बोला था कौन सा क्रॉप जो हमने देखा था, व्हीट। व्हीट भी क्या था, विंटर सीजन क्रॉप था, तो वहाँ पर उसको जो क्लाइमेट लगता था वो ठंडा लगता था। अब देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का लगता है, ठीक है ना। इट इज़ हाईली ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट ड्यूरिंग फ्लावरिंग। देखो ठंडा क्लाइमेट लगता है इसको, कैसा ठंडा लगता है, और ये ज़्यादातर कैसा ससेप्टेबल है किसके लिए, तो जो ठंडा जो फ्रॉस्ट फ्लावरिंग के वक्त जो भी क्या बोल सकते हैं फ्रॉस्ट, ये धुआं धुआं जैसा लगता है, मीन्स आपको देखने को मिलता है कब, ठंड के मौसम में। कभी भी अगर आप सुबह सुबह जब उठते हो तो जैसे आसमान में जैसा धुआं दिखता है ना, वैसा आपको ज़मीन पे धुआं दिखेगा, ठीक है ना। तो वो जो धुआं होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है किसके लिए, जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल आते हैं पेड़ को, जो भी हमारा क्रॉप होता है उसको जो भी फूल आते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब प्रॉब्लमेटिक कैसे होता है, जो भी हमारा क्रॉप है, क्या है ना, क्रॉप है या फिर पेड़ है, उसको जो भी फ्लावर्स लगे होते हैं तो उस धुएं की वजह से क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। सीधी सी बात है, जो फ्लावर थे उस फ्लावर में से ही क्या होने वाला था, फली आने वाली थी, पॉड आने वाला था। इसका मतलब क्या, जो प्रोडक्शन आने वाला था, प्रोडक्टिव पार्ट था, वो ही क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। और जब ये प्रोडक्टिव पार्ट नीचे गिर जाता है तो सीधी सी बात है, जो हमारा प्रोडक्शन मिलने वाला है, जो भी उत्पाद होने वाला है वहाँ से, वो कम होगा। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ जनरली ग्रोन अंडर रेनफेड कंडीशन। रेनफेड कंडीशन का मतलब क्या, जहाँ पर बारिश नहीं होती उसी जगह पर इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। क्योंकि बारिश या फिर जो क्या बोल सकते हैं फ्रॉस्ट, ये दो चीज़ें क्या है इसको, तो डेंजर है। अगर आप मीन्स आपका जब क्रॉप फील्ड पर होगा कौन सा, ग्राम का, और अगर बारिश होती है तो आपका जो क्रॉप होता है उसका जो भी प्रोडक्शन होता है, तो सॉरी रिप्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन जो भी होता है वो बहुत कम होगा, ठीक है ना। इसलिए जो हमारा चने का क्रॉप है उसके लिए दो बहुत बड़े दुश्मन है, एक कौन सा है, फ्रॉस्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, तो बारिश, ठीक है। ये दो चीज़ें, अब इसके मीन्स फ्रॉस्ट को क्या हिंदी में बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है, बट जनरली आपको बता रहा हूँ, जब भी आप ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में सुबह सुबह उठते हो तो आपको मीन्स एक धुआं धुआं आपको नज़र आएगा, उसको ही क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आप देखो इसको मिट्टी किस प्रकार की लगेगी, मिट्टी कैसी लगेगी, एक्चुअल में इसको सब प्रकार की मिट्टी चलेगी, कैसी, सब प्रकार की मिट्टी चलेगी, इसको कोई ऐसी स्पेशल टाइप की मिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी इस उसमें से भी सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी, तो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में मैंने कब बताया था, हाँ, जब भी हम स्टडी कर रहे थे क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न और यस एग्रो क्लाइमेटिक जोन जब स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था इसके बारे में, एलुवियल सॉइल कौन सी होती है। तो जनरली इसको किसी भी प्रकार की सॉइल चलेगी, ठीक है ना, बट उसमें से भी एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी ठीक चलेगी, ठीक है ना। ब्लैक कॉटन सॉइल भी ज़्यादातर इसको सूटेबल है इसका क्रॉप लेने के लिए, ठीक है। ऐसी चाहिए इसको मिट्टी जो कि बहुत टफ होती है, कैसी होती है, टफ होती है, जिसको कि अगर पानी कम मिले तो उसको क्या होनी चाहिए, ऐसे भेगा पड़नी चाहिए, चीरती है वो ज़मीन, ठीक है ना। इस प्रकार की ज़मीन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर एरिएशन मिलता है। अब एरिएशन का अगर पूछोगे कि भाई एरिएशन क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है ना, मिट्टी में क्या होना चाहिए, तो अंदर एयर जाना चाहिए, हवा जानी चाहिए, अंदर की हवा बाहर निकलनी चाहिए, इस प्रकार की इसको मिट्टी लगती है, ठीक है ना। तो आगे चलते आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किसी भी प्रकार की मिट्टी इसको अच्छी होती है, जस्ट प्रॉब्लमेटिक नहीं चाहिए, है ना, प्रॉब्लमेटिक नहीं चाहिए, सलाइन या फिर एसिडिक जो सॉइल होती है उस प्रकार की नहीं चाहिए। जस्ट सॉइल कैसी चाहिए उसको, तो किसी भी प्रकार की चलेगी, जस्ट प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। उसमें से भी सबसे बेहतर सॉइल कौन सी चाहिए, तो एलुवियल सॉइल चाहिए, ठीक है ना, एलुवियल सॉइल बेहतर होती है। बट एलुवियल को ध्यान में मत रखो, बाकी को मारो सबको गोली, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की मिट्टी इसको चलती है, ठीक है। इसके भी आगे जाकर आपको बताना चाहूँगा, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जो कौन सी, तो ग्राम जो है, ग्राम के लिए किस प्रकार की सॉइल चाहिए, नीचे 5 ऑप्शन दिए होंगे आपको, 5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको चेक करना है कि भाई प्रॉब्लमेटिक सॉइल के ऑप्शन कौन कौन से हैं। उसमें से 4 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन किस प्रकार के होंगे,
प्रॉब्लमेटिक सॉइल के होंगे, और एक ही ऐसा ऑप्शन होगा कि जो कि एक जनरल सॉइल का होगा, तो वही आपका क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ रहा है। और लास्ट का ऑप्शन जो होगा ना, वो ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस, इस प्रकार का होगा। समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि सब सॉइल क्या होंगे, तो जनरल टाइप के सॉइल दिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी ऑप्शन राइट होंगे उस वक्त। ओके, तो इसको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो प्रॉब्लमैटिक सॉइल को छोड़ के जो भी ऑप्शन होगा वही क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके आगे आप पूछोगे कि सर प्रॉब्लमैटिक सॉइल क्या होती है, ये हम सॉइल साइंस में देखेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसको सीड रेट कितना लगेगा, बीज दर कितना लगेगा। तो बीज दर कितना लगेगा प्रति हेक्टर, 75 से लेकर तो 80 किलोग्राम इतना लगेगा। कितना, 75 से लेकर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर इतना लगेगा। अगर आप मीन्स सोइंग या फिर उसकी जो बोआई जो होती है वो अगर टाइम पर करते हो तो, ठीक है ना, जो बुआई होती है अगर आप टाइम पे करते हो तो 75 से लेकर 80 किलोग्राम इतना सीड आपको लगेगा प्रति हेक्टर। और अगर आप देरी से करते हो, लेट कर रहे हो, तो क्या होगा, 80 से लेकर 100 केजी प्रति हेक्टर इतना लगेगा। ठीक है, आप देखते हैं कब करनी है बुआई, बुआई कब करनी है, तो ये ध्यान में रखो, मत रखो सेकेंड फोर्थ नाइट, जस्ट इतना ध्यान में रखो, अक्टूबर में करनी है आपको। कहाँ कब करनी है, अक्टूबर मंथ में करनी है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में अगर ऑप्शन भी दिया होगा ना इस प्रकार का, तो भी वहाँ पर अक्टूबर दिया होगा इसके साथ। ठीक है, इसके जगह पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं इसमें स्पेसिंग कितना चाहिए। स्पेसिंग का मतलब क्या, तो 2 रो जो होते हैं, ठीक है ना, 2 लाइनें जो होती है, उस लाइन में और 2 जो प्लांट्स होते हैं, 2 प्लांट्स में कितना डिस्टेंस चाहिए। तो 2 लाइनें जो है उस 2 लाइनों में कितना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर चाहिए। और जो 2 क्रॉप होते हैं, 2 क्रॉप में कितना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर चाहिए। समझ में आ गया आपको स्पेसिंग। आप देखते हैं ये स्पेसिंग अगर आप यूज़ करते हो किसी फील्ड पर, तो उस फील्ड में टोटल कितने क्रॉप्स बैठेंगे, कितने क्रॉप्स बैठेंगे टोटल, 3,33,333 इतने बैठेंगे। ठीक है, 6 बार 333 इतने पौधे बैठेंगे 1 हेक्टर में। अगर आप ये मीन्स जो हमने बताया था क्या, तो सीड रेट है ना, बीज का दर, और जो स्पेसिंग बताया है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिक्ति, ठीक है ना, वो अगर यूज़ करेंगे तो कितना पॉपुलेशन होगा, 6 टाइम 3, 3,33,333 इतने क्रॉप्स आपको क्या होंगे उस फील्ड में 1 हेक्टर में देखने को मिलेंगे। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं जो डीपनेस है, जो हमारी सीड है वो कितने नीचे डालनी है सॉइल में। ठीक है, और वो क्यों डालनी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। कितनी डालनी है, तो 8 से लेकर तो 10 सेंटीमीटर इतना नीचे डालनी है। और क्यों डालनी है, आपको बताना चाहूँगा कि भाई वहाँ पर क्या है, तो कुछ डिसीजेस होते हैं, ठीक है ना, या फिर डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। वो क्या, जो हमारा सॉइल होता है, जो भी हमारा अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर के 5 सेंटीमीटर का जो भी मीन्स डिस्टेंस होता है या फिर पार्ट होता है, उस पार्ट में वो रहते हैं। और अगर सीड की सोइंग आप उस 5 सेंटीमीटर में करोगे तो डायरेक्टली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, आपके सीड पर अटैक कर देंगे। तो इसीलिए जो आपका सीड को सोइंग करना है सीड की, वो 10 सेंटीमीटर तक नीचे करनी है। मीन्स का मतलब क्या, बहुत नीचे सीड आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, ऊपर नहीं करना है। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब सीड की डीपनेस भी बताई और क्यों उतना नीचे डालना है ये भी चीज़ आपको बताई, राइट ना। हिंदी में इधर पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ा तो रहा हूँ, बट जो भी इंग्लिश के हिंदी के स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर देख के अच्छी तरह से जज कर सकते हैं कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, जो विल्ट नाम का डिसीज़ ये रहेगा, ठीक है ना, विल्ट नाम का जो भी डिसीज़ होता है उसका जो भी कॉजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, वो तो बाद में देखेंगे, फ्यूजारियम ऑक्सिस्पोरियम होता है, ठीक है ना, उसका साइंटिफिक नेम। वहाँ पर आपको थोड़ा टफ जाएगा पैथोलॉजी करते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपको साइंटिफिक नेम स्टडी करने हैं।
बट वहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा, बहुत कम से कम नाम ध्यान में रखने के लिए, कैसी ट्रिक यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर बता दूंगा। बट यहाँ पर जस्ट ध्यान में रखो कि विल्ड क्रॉप के क्या होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ऊपर का जो भी पोर्शन होता है 5 सेंटीमीटर का, उसमें होते हैं। और वही क्या करते हैं, जब आप स्विंग करोगे 5 सेंटीमीटर पर, तो वो अपना जो भी सीड होगा उसको डैमेज कर देंगे। और ये डैमेज से अगर आपको बचना है तो ये जो सीड है हमको वो 10 सेंटीमीटर तक नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तो ये आपका सीड क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आप देखते हैं रूट सिस्टम, जो भी इसकी मूली होती है या फिर मूल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअली मैं इसको जनरली बता दूंगा, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं करते नहीं बैठूंगा। तो रूट्स कैसे होते हैं, तो टैब रूट सिस्टम होती है। टैब रूट सिस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। टैब रूट कैसे होती है, तो जस्ट हमारा प्लांट होता है, ठीक है, एक मिनट, कलर चेंज करते हैं एक बार, क्योंकि ये कलर बहुत डार्क हो चुका है, सॉरी बहुत ही वाइटिश टाइप का हो चुका है ना। ओके, कौन सा, रेड लेते हैं, ठीक है, रेड में भी ज़्यादा डार्क। ओके, चलते आगे। तो भाई मैंने बोला आपको क्या, कि टैब रूट सिस्टम क्या होता है ना, इसके बारे में मैंने आपको बोला था। तो टैब रूट सिस्टम क्या होता है, एक मिनट, हाँ, तो ये रहता है प्लांट, ठीक है, बहुत छोटा हो गया यार, एक मिनट, सॉरी यार, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। ओके, आप देखते क्या होता है ये, क्या, तो टैब रूट सिस्टम, टैब रूट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, इसके ही बारे में, ठीक है, इस क्रॉप के ही बारे में। तो जनरली हमारा क्रॉप इस प्रकार का होता है, राइट ना, ऊपर क्रॉप की जो स्टेम होता है वो होता है, और स्टेम के बाद नीचे क्या होता है, एक सीधा एक बड़ा रूट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन रूट बोलते हैं। और इस मेन रूट को सेकेंडरी रूट, या फिर इसे मेन रूट को ही क्या आप प्राइमरी रूट भी बोल सकते हो, ठीक है, प्राइमरी रूट ये है, और इसको ही दे, ये जो है सेकेंडरी रूट्स होते हैं। और इस सेकेंडरी रूट्स को क्या होते हैं, यहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। और एक्चुअल में जो वाटर एंड जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो रूट हेयर्स करते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, ये जो रूट्स होते हैं इस पर कहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के क्या बोल सकते हैं, नोडल्स मिलने देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या, इसमें क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो इसमें होता है। अब इसका काम क्या है, जब भी बाहर की एयर एरिएशन थ्रू या फिर जो हमारे पुअर स्पेसेस होते हैं सॉइल के, उसके सहारे नीचे अगर आती है ना, तो उसमें जितना भी नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का जो कि क्या बोल सकते हैं, गैस फॉर्म में है नाइट्रोजन, उसको कन्वर्ट करता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करता है, सॉल्यूशन फॉर्म में, और फिर से ये मिट्टी में छोड़ देता है, जो कि ये रूट्स क्या कर लेंगे, इस सॉल्यूशन फॉर्म में जो भी नाइट्रोजन है उसको यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये जो गैस फॉर्म में आया है नाइट्रोजन, उसको डायरेक्टली क्या क्यों ये नहीं लेते क्या, हाँ, तो रूट हेयर जो होते हैं वो डायरेक्टली जो गैस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, गैस फॉर्म में जो भी नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली फिक्स नहीं कर पाते। तो उसको अगर फिक्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका, राइजोबियम का। राइजोबियम क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और उसको कन्वर्ट किस में करेगा, तो सोल्यूबल फॉर्म में, किसमें, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और वो देगा किसको, तो इस क्रॉप को देगा। समझ में आ रहा है आपको। तो रूट सिस्टम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, टैब रूट सिस्टम होती है। और रूट्स पर क्या होते हैं, नोडल्स होते हैं, ठीक है ना। नोडल्स को क्या बोलेंगे हम, बैक्टीरिया, जो भी गांठ बोलते हैं, क्या गांठ बोलते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा नहीं कुछ अभी फिलहाल, फिर भी मैं बताता हूँ, गांठ बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी गांठ होती है वो गांठ में क्या होता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इसके अंदर होता है। कभी भी आप गांव तरफ जब जाओगे ना, तो उस वक्त देखो वहाँ पर ग्राउंडनट का क्रॉप, उसको उखाड़ने का, उसके रूट्स पर आपको क्या दिखेंगे, नोडल्स देखेंगे। उसको निकालने का और उसको फोड़ के देखने का, नीचे आपको एक पिंक कलर, गुलाबी कलर का कुछ तो भी दिखेगा। जो पिंक कलर का होता है ना, वही होता है राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम। समझ में बात है आ रही है ना आपको। उसका काम क्या है, जो एटमॉस्फेरिक जो भी मीन्स क्या बोल सकते हैं, गैस फॉर्म में
नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना सोल्यूबल फॉर्म में, और वो सोल्यूबल फॉर्म में जो भी नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ है वो लेते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो फुलफिल हो जाती है। या फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम यूज़ किया तो भी चलता है उस क्रॉप में। समझ में आ गया? जितने भी लेग्यूमिनियस क्रॉप है वो सब क्रॉप्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये राइजोबियम देखने को मिलेगा। चलते आगे। रूट सिस्टम में इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, चेक करते एक बार। द रूट सिस्टम यूजुअली इंक्लूड्स अ सेंट्रल स्ट्रॉन्ग टैप रूट विथ न्यूमरस इंटरल ब्रांचेस। वही बताया, ब्रांचेस जो होते हैं उसको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन इन द अपर लेयर। जो भी सॉइल का अपर लेयर होता है उसके सभी डायरेक्शन में ये क्या होता है? तो स्प्रेड हुआ होता है, ठीक है ना। देयर आर न्यूमरस नोडल्स ऑन रूट। नोडल्स का मतलब क्या? गार्ड जो बोला था मैंने, बहुत से ज़्यादा नोडल्स होते हैं। द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोडल्स फिक्स अप एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। यस, उस नोडल्स में क्या होता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है? फिक्स करता है, ठीक है। आप देखते हैं निपिंग क्या होता है, ठीक है ना। निपिंग का मतलब ऐसी स्टेज जबकि हमारा जो क्रॉप है मैक्सिमम ग्रोथ कवर कर चुका है, जो कि हमको जितनी चाहिए उतनी हाइट उसकी बढ़ चुकी है, अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है, बट अभी तक उसको क्या नहीं लगे? फल्ली नहीं लगी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? उसका जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, समझ लो ये क्या है? एक ब्रांच है, ठीक है, और ये सबसे ऊपर का पार्ट है। यहाँ से क्या होता है? तो नई नई प्लांट्स क्या या फिर लिप्स क्या होते हैं? उगने के शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, एक मिनट, ओके, सीधी सी बात है क्या? तो यहाँ पर क्या हो रही है? इस प्लांट की एनर्जी वेस्ट हो रही है। कहाँ पर? तो ये जो लिप्स है ना, लिप्स की डेवलपमेंट में। और हमारी जो फल्ली है या फिर जहाँ पर हमको प्रोडक्शन मिलने वाला है वो पार्ट डेवलप ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे फिर? जो हमारी जो बकरियाँ होती है, बकरी नहीं तो क्या बोलेंगे? एक मिनट, भेड़ बोलेंगे। भेड़ का जो भी झुंड होता है उस झुंड को उस खेत में छोड़ेंगे, तो उस झुंड में जो भी बकरियां आएंगी या फिर जो हम क्या बोलेंगे भेड़ जो आएंगे वो क्या करेंगे? ये जो पार्ट है ऊपर का टिप पार्ट जो है उसको खा लेंगे। क्या कर लेंगे? खा लेंगे। तो सीधी सी बात है, इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। फिर ये जो ग्रोथ में जो भी वेस्ट हो रही थी एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ पर जाएगी? तो पॉड डेवलपमेंट में जाएगी। किसमें? पॉड डेवलपमेंट में। फली का जो भी मीन्स क्या डेवलपमेंट है उसमें वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या? जो भी हमारी फली की क्वालिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये जो हम बकरियां या फिर भेड़ जो होते हैं इनके सहारे ये जो ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? तो निपिंग बोलते हैं या फिर टॉपिंग बोल सकते हैं, दोनों में से एक। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? तो क्वेश्चन में यही दी होगी चीज, कौन सी? ये जो एक्सप्लेनेशन है ये दिया होगा और इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं ऐसा पूछा होगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? तो नीपिंग या फिर टॉपिंग बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो ऑपरेशन है हम दूसरी प्रकार से या फिर दूसरी क्या मेथड से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि एक मेथड हमने देखी, कौन सी? तो फ्लॉक मेथड, ठीक है ना। दूसरी, आप आपके हाथ से भी क्या कर सकते हो? उसे तोड़कर निकाल सकते हो। और वो जो पार्ट होता है टिप पार्ट जो मैंने आपको बताया जिसको हम क्या करते हैं? भेड़ खाते हैं, ठीक है ना। वो पार्ट एज अ वेजिटेबल भी आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। जनरली हमारे इस एरिया में महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर सबसे अच्छा वेजिटेबल उसको माना जाता है, ठीक है ना। टेस्टी होता है, खट्टा खट्टा लगता है, ओके ना। तो वो आप मैन्युअली भी क्या कर सकते हो? उसे निकाल सकते हो और एज अ वेजिटेबल उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये कुछ केमिकल है, केमिकल का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो? इसकी ग्रोथ रोक सकते हो। एक्चुअल में केमिकल डालने के बाद ऑटोमेटिकली ये कट होकर गिरता नहीं है, तो इसका जो ग्रोथ है ना ये ग्रोथ रुक जाता है। क्या होता है? ग्रोथ रुक जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाता है और प्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है या फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है। किसकी वजह से? इस केमिकल की वजह से। कौन सा? टिबा। अब इसका यूज़ कितना करना है? 75 ppm इतना यूज़ करना है प्रति हेक्टेयर के लिए, ठीक है ना। अब टिबा का लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। क्या है? ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड।
अब सबसे बड़ी बात आती है जो कि इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो नीपिंग है या फिर टॉपिंग है, ये ऑपरेशन कितने दिन के बाद करना है सोइंग के बाद। जब भी हम क्रॉप की बुआई करते हैं उसके बाद कितने दिनों के बाद ये ऑपरेशन कंडक्ट करना है, तो वो कितने दिनों के बाद करना है, 30 से लेकर 40 डेज के बाद करना है आपको ये ऑपरेशन कंडक्ट, ठीक है ना। और ये ऑपरेशन अगर कंडक्ट नहीं करते हो तो सीधी सी बात है आपका जो प्रोडक्शन निकलने वाला है वो बहुत ही कम निकलने वाला है। और अगर ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हो वो भी टाइम पर, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ओके, अब देखते हैं जो हमको वाटर देना है या फिर इरिगेशन प्रोवाइड करना है, तो इरिगेशन प्रोवाइड कब करना है, ठीक है ना। तो दो स्टेजेस है इरिगेशन प्रोवाइड करने के, एक तो है प्री फ्लावरिंग, ठीक है, प्री फ्लावरिंग, और दूसरा कौन सा है, पॉड डेवलपमेंट। प्री फ्लावरिंग का मतलब जो फूल होते हैं फूल लगने से पहले, ठीक है ना। फूल का मतलब वो फूल नहीं जो पेड़ को लगते हैं वो फूल, ठीक है ना। फूल लगने से पहले एक बार आपको क्या करना है, इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करना है। और दूसरा कब, तो फली लग चुकी है, आपने ऊपर का जो भी टिपिंग या फिर निपिंग ये ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया है, उसके बाद तुरंत बाद जब भी फली लगना शुरू हो जाती है या फिर फली लग चुकी है बट अभी तक पकी नहीं है या फिर उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है, उस वक्त दूसरा इरिगेशन आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। इरिगेशन का मतलब क्या, तो आप आपकी जो क्या बोल सकते हैं वेल, जिसको हम बावड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, वो, या फिर बोरवेल, उसको हम क्या ट्यूबवेल भी बोलते हैं, उसका यूज करके, या फिर कैनाल, टैंक या फिर जो डैम होता है उसका वाटर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका प्रोडक्शन कितना निकलता है, क्या निकलता है, तो प्रोडक्शन तो कितना निकलेगा, 20 से लेकर 25 क्विंटल पर हेक्टर इतना निकलेगा। कितना निकलेगा, 20 से लेकर 25 क्विंटल इतना उपज क्या, तो उस क्रॉप से आपको मिलेगा। ओके, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से आते हैं। ओके, तो वो पॉइंट्स एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखो, देसी कॉटन जो है उसका टेस्ट वेट कितना होता है, 140 से लेकर 200 ग्राम तक होता है, ठीक है। उसके बाद काबुली का कितना होता है, सीधी सी बात है, काबुली का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो उसका टेस्ट वेट भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। वो कितना, तो 340 से लेकर तो 375 ग्राम इतना होता है। सीड रेट कितना यूज़ करना है, सीड रेट को हम क्या बोलेंगे, तो बीज दर बोलेंगे, ठीक है ना। बीज दर कितना यूज़ करना है, तो 80 से लेकर 100 kg पर हेक्टर, जनरल पूछा तो, ठीक है ना, तो इतना यूज़ करना है, ठीक है। स्पेसिंग के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, जो कि 30 बाय 10 सेंटीमीटर इतना लेना है आपको, जिसको हम अंतरण बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डेप्थ में हमने देखा था, यहाँ पर 6 to 8 लिखा है, 6 to 8 लिखा है, बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। 8 to 10 सेंटीमीटर आपको लिखना है, कितना लिखना है, 8 to 10 सेंटीमीटर इतना डेप्थ आपको क्या करना है, यूज़ करना है। अब सोइंग का जो भी मंथ है वो है अक्टूबर, ठीक है। रूट सिस्टम या फिर जो सीड बेड कैसा लगता है, रफ टाइप लगता है, क्योंकि गुड एरिएशन जो प्रोवाइड होता है वो रफ सीड बेड में ही होता है। सीड बेड का मतलब क्या, तो जो सॉइल होती है, सॉइल या फिर सॉइल में जो भी हम लैंड प्रिपेयर करते हैं, सॉइल में जो भी हम क्या करते हैं, सॉइल को जो प्रिपेयर करते हैं जहाँ पर हमको क्या करना है, उस क्रॉप को लगाना है, उसे हम सीड बेड करते हैं, जो भी टिलेज ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। और फाइनली जो सोइंग से पहले जो भी हम लैंड को डेवलप करते हैं या फिर लैंड को प्रिपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो सीड बेड प्रिपरेशन कैसा चाहिए, तो रफ टाइप का चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, तो प्रॉपर एरिएशन क्या होगा, प्रोवाइड होगा क्रॉप को, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ वैरायटीज़ भी इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, कुछ वैरायटीज़ भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में देखेंगे। पहले उससे ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन सा ऑपरेशन, तो निपिंग या फिर टॉपिंग, जिसको हम प्रूनिंग भी बोल सकते हैं। प्रूनिंग कहाँ किसकी करते हैं, प्रूनिंग का मतलब क्या, तो ऊपर के जो भी इसको सेंडा बोलेंगे, सेंडा मराठी में बोलते हैं सेंडा, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है, जहाँ पर सबसे ऊपर का पार्ट होता है, सबसे ऊपर के 3 लीव्स, ठीक है ना, 3 पान जो होते हैं सबसे ऊपर के, उसको तोड़ डालना, उसको क्या बोलते हैं, तो प्रूनिंग बोलते हैं।
प्रूनिंग एक्चुअली बहुत सारे क्रॉप्स में की जाती है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे उसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है ना। आप ये कब करनी है, तो 50 से 60 लेकर 40 से 60 डेज तक हमको क्या करना है, इसका प्रूनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। देखो भाई ये दूसरे बुक में दिया था, तो ये मैंने जैसे कि वैसा कॉपी पेस्ट किया है, बट इसको ध्यान में मत रखो, इससे पहले जो भी दिया था उसको ध्यान में रखो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आप देखते हैं कुछ वैरायटीज़, इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ उसके बारे में, ओके। अब देखते हैं सबसे पहले वैरायटीज़ का सिर्फ जस्ट नाम ध्यान में रखो, कौन सा, अवरुद्धि, ठीक है, जिसको विल्ट रेजिस्टेंट, विल्ट एक डिसीज़ है, उसको रेजिस्ट करती है, उसका कुछ भी इस पर इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। वो कौन सी, अवरुद्धि। उसके पूछता 256, ठीक है ना, बेस्ट रेनफेड वैरायटी है, ठीक है। RS11 म्यूटेंट वैरायटी है। ICC3 ICC2 शॉर्ट ड्यूरेशन है, कम समय में आपको प्रोडक्शन देती है। अपर्णा ग्रीन कलर है इसका, ग्रेन का, ठीक है ना। जनरली हम देखते थे पीला या फिर ब्राउन कलर का या फिर कैसा वाइट कलर का होता है, बट इसका कैसा होता है, तो ग्रीन कलर होता है ग्रेन का, कौन सा, अपर्णा का, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अवरुद्धि इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीज़ का प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद रेनफेड का ज़रूरत नहीं, बट म्यूटन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अदर वैरायटीज़ C235, गौरव और चाफा, ये वैरायटीज़ या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं किस्में या फिर किस, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, चने के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद देखने वाले हम तूर, क्या देखने वाले, तूर के बारे में। इसके बाद जब स्टडी करेंगे उस वक्त तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्लास कंडक्ट करेंगे। हुआ तो इसी क्लास में अटैच कर दूंगा, ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास दूसरा वीडियो बना दूंगा और दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जिसने भी टेस्ट नहीं दिया है अभी भी लिंक ओपन है, कुछ ही टाइम में या फिर कल मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी क्वेश्चन मीन्स उसमें पूछे गए हैं उसका PDF शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है, विथ आंसर, ओके। जो भी टॉपर होगा उसका PDF शेयर किया जाएगा, जो भी टॉपर होगा उसका ही PDF शेयर किया जाएगा, इसलिए होगा उतना ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।